अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V एंड एक्स वाई इन V इफ़ x इनवर्स y देन आपने अब इस चीज़ को प्रूव करना है यहाँ पे। और प्रूव करने के लिए आपने देखें ये है x प्लस वाई होल का स्केयर। अब यहाँ पे अब आपको एक फार्मूला पता होगा जो कि हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। x प्लस वाई होल स्केयर किसके इक्वल होता है? x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। तो अब यहाँ पे आप इसको सबसे पहले आप कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई इसका ये बार का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब ये स्क्वायर है तो आप इसको यहाँ पे 2 टाइम लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। फिर आपको पता है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x को x के साथ, फिर x को y के साथ, फिर y को x के साथ, फिर y को y के साथ। आप ये वाला यहाँ पे ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। फिर आपको एक और बात का पता होगा एक्स वाई इंटू 0 एंड वाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन एनालिसिस में आपने इस चीज़ को 0 करना है। और क्यों करना है? क्योंकि आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है। और ये कब प्रूफ होगी? जब ही आप इन दोनों को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जब आपने इन दोनों को 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x इंटू एक्स एक्स का स्केयर और y इंटू वाई वाई का स्केयर। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। सिंपल से स्टेप्स हैं। x प्लस वाई को स्केयर को आपने x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा, फिर आपने x को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई और y इंटू एक्स को आपने 0 किया और यहाँ पे बचा x स्केयर प्लस वाई स्केयर। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस वाई का स्केयर एंड x माइनस वाई का स्केयर। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2x का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अब आपने सबसे पहले क्या करना है? उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, x प्लस वाई का होल स्केयर को आपने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस प्लस वाई लिखा। अब x को x के साथ, फिर x को y के साथ, फिर y को x के साथ, फिर y को y के साथ आपने इसको ऐसे लिखा। अब देखें यहाँ पे x इंटू वाई, अब यहाँ पे था y इंटू एक्स, देखें y इंटू एक्स। अब y इंटू एक्स को जब आपने x इंटू वाई में लिखना है तो यहाँ इसके ऊपर एक बार आ जाएगी, मतलब y इंटू एक्स था, आपने इनको x इंटू वाई लिखा, तो जब आपने इनके अरेंजमेंट को चेंज किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी? बार। तो ये मैंने बार वैसे वही लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है x का स्केयर प्लस 2 रियल x इंटू वाई प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, अब आपने क्या करना है? x माइनस वाई के लिए फाइंड आउट करना है। तो मतलब आपने y की जगह क्या पुट कर देना? माइनस वाई। बाकी कुछ भी नहीं, बस जहाँ जहाँ माइनस वाई था वहाँ आपने माइनस वाई पुट कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का स्केयर, x इंटू एक्स ऐसे आ जाएगा, y की जगह माइनस पुट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी y की जगह माइनस पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर। यहाँ पे इन दोनों के साथ जब आप माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x का स्केयर माइनस 2 रियल x इंटू वाई प्लस वाई का स्केयर। अब यहाँ पर भी आप इनको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना तो आप सिंपली देखें, अब आपने क्या करना है? x प्लस वाई के स्केयर का इसका जो आंसर है उसको आपने प्लस करना है x माइनस वाई के स्केयर के आंसर के साथ। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाला x का स्केयर और ये वाला x का स्केयर क्या हो जाएगा? 2x का स्केयर, ये वाला y का स्केयर, ये वाला y का स्केयर 2y का स्केयर, और ये वाला प्लस वाला है और ये वाला माइनस वाला है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है। ठीक है, सिंपली पहले इसका निकाला, फिर इसका आंसर निकाला, फिर आपने उन दोनों को प्लस किया तो वो इजीली इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर एनी एलिमेंट x इंटू वाई इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V x इंटू वाई इंटू इज लेस देन x इंटू वाई। अब आपने क्या करना है? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, देन 0 इज इक्वल टू 0। अगर आप x को भी 0 रख दें, y को भी 0 रख दें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आपने क्या करना है? एटलीस्ट एक आपके पास x या y में से एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इक्वल के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया? कोई भी एक आपने कांस्टेंट नंबर लिया, उसको आपने x प्लस लैम्डा वाई और x प्लस लैम्डा वाई उसको इस फॉर्म में लिखा, जो कि आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए? ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इक्वल टू 0 ना हो, चाहे वो x है या चाहे वो y है। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x इंटू लैम्डा प्लस एक्स प्लस लैम्डा वाई, मतलब x को आपने इसके साथ लिखा, फिर आपने इसको इसके साथ लिखा, x इंटू एक्स प्लस लैम्डा वाई, फिर प्लस लैम्डा वाई को आपने कैसे लिखना है? x प्लस लैम्डा वाई। अब ये किसके इक्वल है? 0 के। और यही चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करनी थी, इसके आंसर में आपने यही लिखना है। ठीक है, आपके हैंडआउट्स में, आपके फाइल्स में, हर जगह इसका यही सोल्यूशन है कि आपने सबसे पहले क्या करना है? अगर कोई भी एलिमेंट है x y इनर प्रोडक्ट स्पेस में x इंटू वाई और वो लेस देन होना चाहिए x इंटू वाई, फिर आपने क्या करना है? ये पहले आपने लिखा है कि अगर दोनों 0 हो जाएं तो ये जो आपने इनका प्रोडक्ट लिया है यही 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी 0 है ये भी 0 है, इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो 0 के इक्वल ना हो। तो आपने क्या करना है? x प्लस लैम्डा वाई किया, x प्लस लैम्डा वाई, इनको आपने इस फॉर्म में लिखा, फिर आपने क्या करना है? x को भी x प्लस लैम्डा वाई के साथ मल्टीप्लाई, फिर लैम्डा वाई को भी x प्लस लैम्डा वाई के साथ मल्टीप्लाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सम
क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डुअल, मतलब कि अगर आप सम लें या उनके किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो आंसर भी आपके पास फंक्शनल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिए f1 और f2, उन दोनों का मैंने प्लस लिया, उन दोनों का मैंने सम किया और वो फंक्शन है एस ऑफ एक्स के इक्वल। यही मैंने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ f1 प्लस f2, तो फंक्शन f1 एंड f2 का फंक्शन का सम वो क्या है फंक्शनल s के इक्वल है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं f ऑफ 1 इंटू एक्स एंड f2 इंटू एक्स, मतलब कि ये जो x आपने लिखा बाहर s ऑफ x था ना, s की जगह आपने लिखा f1 प्लस f2, फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं f1 इंटू एक्स f2 इंटू एक्स। अब जो ये दोनों भी क्या है फंक्शन है। नेक्स्ट आपने एक मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है कि आपने एक फंक्शन लिया x, आपने उसको किसी भी एफ फंक्शन लिया, आपने उसको किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पी की जगह आपने लिखा अल्फ़ा ऑफ एफ, मतलब एफ फंक्शन है एफ, उसको आपने किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप अल्फ़ा को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो ये भी आपके पास सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशंस आ गई हैं। क्वेश्चन जितने भी होंगे सब्जेक्टिव वो आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक ही हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लें तो आपका हो जाएगा। कुछ एक दो डेफिनेशंस भी आ जाती हैं आपके पेपर में, मतलब एक मैक्सिमम एक तो कन्फर्म है कि आएगी या उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, और उनमें से भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या हो जाता है कि एक पेयर लिया आपने, किसी भी फंक्शन कोई भी फंक्शन लिया आपने, जैसे मैंने लिया यहाँ पे v, और आप उसका फंक्शन लेते हैं डुअल स्पेस के साथ, इसको कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब v का आपने क्या लिया, एक्स स्टार इंटू स्टार के साथ आपने प्रोडक्ट लिया तो वो किसके इक्वल हुआ, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 100% करके जाना है। फिर आपके पास ये वाली आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मैं बोल सकूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास z माइनस एक्स का स्क्वायर z माइनस वाई का स्क्वायर ये इसके इक्वल है। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने इसको रट्टा लगाना है। 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई जेड किसके बिलोंग करते हैं, v से। तो इसको 100% करके जाएँ, ये आपके पेपर में मस्ट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस आर दोज फंक्शन जिनका, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, विच आर रियल और कॉम्प्लेक्स। ये रियल भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और ये एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इनर प्रोडक्ट अगर हम इसी के साथ लें तो रिजल्ट 1 आता है, और अगर हम किसी और फंक्शन के साथ इसका रिजल्ट लें तो रिजल्ट 0 आता है। मतलब अगर आप इसका प्रोडक्ट लें इसी के साथ तो आंसर 1 आएगा, अगर आप इसका प्रोडक्ट लें किसी और फंक्शन के साथ तो आंसर 0 आएगा। ये आपके MCQs में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास पोलराइजेशन आइडेंटिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आने वाली है। ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी 100% इसको करके जाएं, आपके पेपर में मस्ट आएगी। नेक्स्ट आपके पास ये एक डेफिनेशंस हैं, ये डिफाइन बाउंडेड लीनियर फंक्शन, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्मल स्पेस एंड डी टी इज इक्वल टू वाई बी आर लीनियर ऑपरेटर वेयर डी टी जो सबसेट है एक्स का जो प्लेस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर इज अ रियल नंबर। तो ये बस एक रट्टा है जिसको आपने लगाना है, और लास्ट में अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो टी एक्स का अगर आप नॉर्म लें तो वो लेस देन इक्वल टू है सी, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको आपने बाहर निकालो, यहाँ पे एक्स का नॉर्म। तो ये एक डेफिनेशन है, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है क्योंकि ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, और बाकी इसकी डेफिनेशन को आप एक बार देख लें या इसको रट्टा लगा लें। फिर है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत ज़्यादा है, कोनो निकल मैपिंग। ये क्या होती है कि अगर आप एक फंक्शन लें सी, अगर आप उसको डुअल स्पेस पे मतलब एक्स है, आप उसको एक्स स्टार स्टार पे आप उसको मैप करवाएं, इस मैपिंग को कहते हैं एक्स इंटू एक्स स्टार स्टार को मैपिंग को कहते हैं कोनो निकल मैपिंग। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस में, और इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी की, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली, और एक ऑर्थोगोनल सिस्टम। ये अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके पास है डिफाइन यूनिटरी सिस्टम और डिफाइन नॉर्मल ऑपरेटर, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी एच इंटू एच ऑन हाइब्रिड स्पेस एच किस सेट टू बी यूनिटरी। आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी ऑपरेटर को यूनिटरी कब बोलेंगे, जब वो बाइजेक्टिव हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है टी स्टार किसके इन्वर्स हो, टी इन्वर्स के इक्वल हो, ठीक है। ये कंडीशन आपने दो, ये आपके MCQs में पूछे जाएंगे, और ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, टी बाइजेक्टिव होना चाहिए और टी स्टार टी इन्वर्स के इक्वल होना चाहिए। फिर नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन सेम इसी तरह, बस यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, एक टी बाइजेक्टिव होना चाहिए और एक ये होना चाहिए कि टी स्टार, मतलब दो आपने फंक्शन लिए, एक फंक्शन लिखा और फिर उसका स्टार, वो किसके इक्वल होता है कि पहले आप उस फंक्शन का स्टार लें फिर आप वो फंक्शन लिखें। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन एक्सटेंशन ऑफ टी।
इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टी ऑन सेट एम इज डिफाइंड एंड, आपने एक फंक्शन लिया टी, आपने अब वो किसके इक्वल होगा कि आप इसके ऊपर देखें, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेट का, टी एक्स इज इक्वल टी अप्रोक्सीमेट एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। तो यही इस चीज़ में मेन बात है एक्सटेंशन ऑफ टी में क्या है कि ये इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये आपके पेपर में 100% आ सकता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये 4 इसकी टाइप ये मेरे पेपर में भी आई थी, तो आपने इसको अच्छे से ये 4 नाम याद करने हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास टर्मिनेशन ऑपरेटर या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ये भी आपके पेपर में भी आ सकता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी एच इंटू एच ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और हमें कब आप इसको देखें, उन्होंने स्टार्ट में वही बात लिखी है, और कब आप इसको सेल्फ एडजॉइंट कहते हैं, कब आप इसको टर्मिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, जब टी स्टार किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है। तो मेन बात इसमें यही वाली याद रखने वाली है कि टर्मिनेशन, ये देखें ये बात है आपके पेपर में पूछी जाएंगी, एमसीक्यूज में पूछी जा सकते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर कब होता है तो आपने इस पर टिक लगाना है, नॉर्मल ऑपरेटर कब होता है आपने इस पर टिक लगाना है, या आपसे पूछ सकते हैं सेल्फ एडजॉइंट में वो क्या होता है, टी स्टार टी के इक्वल होता है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी, और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपके पास एक ऐसे एग्जांपल दें जो कि नॉन लीनियर हो, जो फंक्शन हो लेकिन नॉन लीनियर हो, तो आपने ये वाली एग्जांपल लिख के आनी है डॉट, इसके अगर आप नॉर्म लगा दें तो ये फंक्शन है बट ये लीनियर नहीं है, ये भी आ सकती है 100% इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। इसमें से अभी तक जो हमने डेफिनेशन किया है मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफाइंड बाउंडेड लीनियर फंक्शन, बाकी जितने भी अभी तक हमने किए हैं इंपॉर्टेंट ही की हैं। ठीक है, फिर है फाइंड बेसिस ऑफ आर टी, यहाँ पे हमने आर टी का फंक्शन स्टार्ट में भी लिखा था E1 E2 माइनस E1 माइनस E2। अब ये किसके इक्वल है, सबसे पहले आपने E1 के लिए लिखना है 1, E2 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, E1 के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा -1। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, E1 E2 माइनस E1 माइनस E2, आपने इसको इस फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, E1 को सेपरेट करना है और E2 को सेपरेट करना है। अब यहाँ पे अगर आप E1 वालों को देखें तो यहाँ पे E1 की वैल्यू गिवन है फर्स्ट में, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1। सेकंड में देखें E2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 क्योंकि यहाँ पे E1 नहीं है। थर्ड में देखें -E1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -E1। ये आके आपका E1 का आंसर, फिर प्लस E2 में आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में 0 क्योंकि यहाँ पे E1 है, फिर सेकंड में 1 आएगा E2 की जगह, फिर यहाँ पे देखें -1। तो ये जो आपके पास ये आपने इनकी बेसिस बना ली, 1 0 -1, ये E1 की बेस है और E2 की बेस है 0 1 एंड -1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मस्ट है कि ये भी आपके पेपर में आता है। तो आपने 2 एग्जाम्पल देनी है लीनियर फंक्शन की, एक एग्जाम्पल आप देंगे स्पेस CAB और सेकंड एग्जाम्पल आप देंगे स्पेस I²। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देनी है स्पेस CAB कॉम्प्लेक्स AB क्लोज इंटरवल एंड स्पेस I²। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको देखना है। लीनियर फंक्शन F इज लीनियर ऑपरेटर विद डोमेन इन वेक्टर स्पेस X एंड रेंज इन स्केलर फील्ड K ऑफ X 10। इसको अच्छे से एक बार देख लें वरना ये आपके पेपर में आने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी आपके पास एक डेफिनेशन ही है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको देख लें या रट्टा लगा लें। डिफाइन बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन, ये एक डेफिनेशन है जो किसी के समझ में आने वाली नहीं है, तो आप इसकी ये वाली चीज़ MCQs के लिए याद रख लें कि मतलब टी अप्रोक्सीमेट ये किसके इक्वल होता है, टी के नॉर्म के इक्वल होता है। ये आपके MCQs में वो पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं ये कौन सा एक्सटेंशन है, ये बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर फंक्शन, नेक्स्ट है आपके पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शंस की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में आती हैं। इसकी 4 आपके पास टाइप्स होती हैं या एग्जांपल्स होती हैं, आप जो भी कह रहे हैं, अलजेब्रा डुअल स्पेस, सेकंड अलजेब्रा डुअल स्पेस एंड कोनोनिकल मैपिंग, ये इसकी टाइप्स हैं लीनियर फंक्शंस की। आप इसकी एग्जांपल कह लें, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जांपल्स ऑफ लीनियर फंक्शन लिखें या फिर टाइप्स ऑफ लीनियर फंक्शन, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, एक ये वाले एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आपके पेपर में आएगी और ये तो मस्ट है, ये तो मैं कहती हूँ हर किसी के पेपर में जब हमारा दौर था पढ़ने का तो उसमें ये आई थी। और एक ये वाली एग्जांपल कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन विच इज़ नॉट लीनियर, कि आपने एक ऐसी फंक्शन की हम एग्जांपल दें जो कि नॉट लीनियर हो। तो इसमें ये होता है नॉर्म, डॉट का जो नॉर्म होता है ये फंक्शनल होता है लेकिन ये लीनियर नहीं होता। तो ये वाली आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 आपने अच्छे से एग्जांपल्स करनी है। नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा डुअल स्पेस, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा डुअल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ आर लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन वेक्टर स्पेस, जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं वो जब एक वेक्टर स्पेस में उनको डिफाइन करवाते हैं, इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस, वो लीनियर फंक्शन भी क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस ही होते हैं। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डुअल स्पेस, और डुअल स्पेस को आप लोग एक्स स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो स्टार होता है ये डुअल स्पेस को डिनोट करता है। अलजेब्रा डुअल स्पेस
स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन वेक्टर स्पेस इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। मतलब जितने भी आप लीनियर फंक्शंस लेंगे उनके सेट को आप वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन करवाएंगे तो खुद भी क्या होगी? एक वेक्टर स्पेस ही होगी। नेक्स्ट है आपके पास कोनोनिकल मैपिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कोनोनिकल मैपिंग क्या होती है कि आपने एक सेट एक्स लिया, उसको आपने मैप करवाया एक्स डबल स्टार, मतलब डबल डुअल स्पेस है ये। दिस मैपिंग इसका कोनोनिकल मैपिंग, और इसमें ये एक्स जो डबल स्टार है इसको हम लोग कहते हैं कोनोनिकल मैपिंग। वो मैपिंग जिसमें एक्स को एक्स डबल स्टार के ऊपर मैप करवाया जाता है उसको कहते हैं कोनोनिकल मैपिंग। एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। एनी सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वेयर वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपने एक सीक्वेंस लेना है जो कि उसको आपने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। आपने एक सीक्वेंस लिया एक्स का, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn। अब इनमें जो आप दो का कंबाइन लेंगी उनका ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो आप उनका प्रोडक्ट लेंगे, वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। जब वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपने टू प्रोडक्ट लिया और वो किस जीरो के इक्वल आएगा तब वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। यहाँ पे उन्होंने एक सीक्वेंस को भी इसी तरह लिखा ai मतलब कि आई किसके आपने प्रोज करवाना है 1 to n तक। आई का कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें a1 x1 a2 x2 a3 x3 अप टू सो ऑन an xn। ठीक है। अब आप इसका जब प्रोडक्ट लेंगे इनका तो वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा, तभी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको इस वीडियो में करवाए हैं MTS 641 के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से यही आप अच्छे से अगर इनकी प्रैक्टिस करके जाएँ तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपका सब्जेक्टिव यहीं से हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या करना है, एक तो इसकी मेगा फाइल है 132 पेजेस वाली जहाँ से मैंने ये सारे सब्जेक्टिव उठाया था, वो वाली फ़ाइल देख लें आप MCQs के लिए, या फिर इसके जो आपके फाइनल टर्म के टॉपिक्स हैं हैंडआउट से आप उनकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाना है और ये सब्जेक्टिव यहीं से हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपकी इसमें अच्छे से GPA बन सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।